नमस्कार। कभी सोचा है कि जो हिंदी हम आज लिखते और पढ़ते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी? आज हम कुछ पुराने हाथ से लिखे नोट्स के जरिए एक सफर पर चलेंगे और समझेंगे आधुनिक हिंदी गद्य के जन्म और विकास की कहानी। ये जो पन्ने दिख रहे हैं, ये सिर्फ कागज नहीं है। ये एक खजाना है। इनमें पिछली 1.5 सदी की कहानी छिपी है। कहानी की कैसे हमारी भाषा ने, हिंदी ने, खुद को एक नया रूप दिया। तो फिर देर किस बात की? चलिए इन पन्नों को पलटते हैं और उस कहानी को खोजते हैं जो इन शब्दों के पीछे दबी हुई है। देखते हैं कि ये नोट्स हमें हिंदी गद्य के बारे में क्या बताते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब हिंदी गद्य ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। चलिए इसके बिल्कुल शुरुआती दिनों को समझते हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात, ये जो आधुनिक काल है, इसकी शुरुआत हुई खड़ी बोली से। मतलब वही हिंदी जो दिल्ली और आसपास बोली जाती थी और जो आज हमारी स्टैंडर्ड हिंदी का आधार है। ये वो वक्त था जब नए नए विचार भारत आ रहे थे और साहित्य भी उनसे कैसे अछूता रहता। बस यहीं से हिंदी गद्य के एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। अच्छा, अब जब हमने शुरुआत देख ली है, तो चलिए उस रास्ते पर एक नज़र डालते हैं जिस पर चलकर हिंदी गद्य आज यहाँ तक पहुँचा है। ये सफ़र 5 बड़े ही मज़ेदार पड़ावों में बटा हुआ है। ये स्लाइड एक तरह से हमारी पूरी यात्रा का मैप है। देखिए, भारतेंदु पूर्व युग में नींव पड़ी, फिर भारतेंदु युग ने राष्ट्र की चेतना जगाई और द्विवेदी युग ने भाषा को व्याकरण से संवारा। लेकिन इन सब में एक दौर ऐसा था जो एक क्रांति जैसा था, और वो था शुक्ल युग। आज हम इसी दौर पर अपना ध्यान देंगे क्योंकि इसी ने मॉडर्न हिंदी गद्य की दिशा तय कर दी। तो अब हम उस दौर में एंटर कर रहे हैं जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहें या एक साहित्यिक क्रांति। बात एक ही है, ये है शुक्ल युग। सोचिए जरा, किसी एक व्यक्ति का कद इतना बड़ा हो कि उसके नाम पर पूरे के पूरे साहित्यिक युग का नाम रख दिया जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो एक विचारक थे, एक दिशा देने वाले थे। पर इस युग की महानता किसी एक इंसान तक ही सीमित नहीं थी। कमाल की बात तो ये है कि इसे प्रसाद युग, प्रेमचंद युग और छायावाद युग भी कहा जाता है। इससे पता चलता है कि ये वो दौर था जब एक साथ कई साहित्यिक सितारे अपनी कला के शिखर पर थे। और जब इस युग के दिग्गजों की बात हो, तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है। वो नाम जिसने हिंदी कहानी और उपन्यास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। जरा इस पन्ने पर एक नजर डालिए। ये सिर्फ कुछ नामों की लिस्ट नहीं है, ये प्रेमचंद की साहित्यिक विरासत का सबूत है। उन्होंने ही हिंदी उपन्यास को समाज की असलियत से जोड़ा, उसे आम आदमी की आवाज बनाया। सेवा सदन से लेकर गोदान तक उनका हर एक उपन्यास समाज का आईना था। किसानों का दर्द हो, महिलाओं की स्थिति हो या समाज का पाखंड, उन्होंने इतनी सच्चाई से लिखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। शुक्ल युग का दूसरा मजबूत स्तंभ थे जयशंकर प्रसाद। अगर प्रेमचंद जमीन की हकीकत लिख रहे थे, तो प्रसाद कल्पना, इतिहास और दर्शन को अपनी रचनाओं में घोलने वाले एक जादूगर थे। कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, प्रसाद जी ने जिस भी विधा में हाथ आजमाया, उसे एक नई ही ऊंचाई दे दी। उनके नाटक जैसे स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त आज भी उतने ही दमदार लगते हैं। यही तो खूबसूरती थी शुक्ल युग की, कितना कुछ एक साथ हो रहा था। लेकिन ये साहित्य क्रांति सिर्फ लेखकों के दम पर नहीं हो रही थी। उस दौर की पत्रिकाओं ने एक मंच दिया, एक माहौल बनाया। प्रेमचंद की हंस या महादेवी वर्मा की चांद जैसी पत्रिकाएं ये सिर्फ मैगजीन नहीं थीं, ये नए विचारों को पंख दे रही थीं और लेखकों की एक पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार कर रही थीं। तो शुक्ल युग जैसे एक महान दौर के बाद क्या हुआ? क्या साहित्य की वो तेज धारा वहीं रुक गई या उसने कोई नया रास्ता ढूंढा? चलिए देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। 1938 के बाद का जो समय है वो कहलाता है शुक्लोत्तर युग, मतलब शुक्ल युग के बाद का समय। इसे छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। ये वो वक्त था जब साहित्य में नई विचारधाराएं आ रही थी, नए नए प्रयोग हो रहे थे, और ये सब कुछ शुक्ल युग की मजबूत नींव पर ही खड़ा था। बस एक बार इस लिस्ट को देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर मोहन राकेश तक, दिनकर की आग उगलती कविताओं से लेकर बच्चन के मधुशाला तक, हर एक नाम अपने आप में एक पूरा संस्थान है। इन लेखकों ने हिंदी साहित्य को आज़ाद भारत की नई धड़कनों से जोड़ा और दुनिया के सामने एक नई पहचान दी। तो अंत में एक सवाल,
गोदान की असलियत, स्कंदगुप्त का राष्ट्र प्रेम या गुनाहों का देवता का वो प्यार, इन महान रचनाओं में से वो कौन सी है जो आज भी हम सबके दिलों को सबसे ज्यादा छू जाती है? क्योंकि ये विरासत सिर्फ किताबों में बंद नहीं है, ये हमारे सोचने के तरीके में आज भी जिंदा है।